आज के जो सिंथेटिक पॉलीमर्स का वीडियो है उसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉलीमर्स के बारे में बात करेंगे जो कमर्शियली यूज़फुल है। सबसे फर्स्ट लेते हैं हम पॉलीएस्टर। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इट इज़ ए कंडेंसेशन पॉलीमर। वो पॉलीमर है जिसके अंदर एथिलीन ग्लाइकोल और एसिड एस्टर जो है मिलके पॉलीएस्टर बनाएंगे। जो कॉमनली यूज्ड पॉलीएस्टर है वो एथिलीन ग्लाइकोल और डाइमिथाइल एस्टर ऑफ टरथेलिक एसिड से बनेगा। किस तरह से देखिए, यहाँ पर एथिलीन ग्लाइकोल, ये डाइमिथाइल एस्टर है टरथेलिक एसिड का, इसके साथ में कंडेंस होके एक मिथेनॉल मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा, ये कंपाउंड बनेगा। एन मॉलिक्यूल्स इथेनॉल ग्लाइकोल के, और ये आगे से आगे बढ़ती जाएगी चेन। फर्स्ट स्टेप में वापस से यहाँ पर भी मिथेनॉल एक मॉलिक्यूल निकलेगा और दोनों तरफ ये आ जाएंगे। फिर वापस टरथेलिक एसिड का एस्टर, डाइमिथाइल एस्टर आएगा। इस तरह से एन स्टेप्स आगे चलेंगी और ये आपका पॉलीएस्टर बन गया। ये जो टेक्सटाइल फाइबर है जो पॉली एथिलीन टरथेलेट से बनता है, इसको हम डेक्रोन कहते हैं। कमर्शियल नेम जो है इसका, इट इज डेक्रोन। इट इज पॉली एथिलीन टरथेलेट। इस कंपाउंड में जो ये पोलर कार्बोनिल ग्रुप्स हैं, इनके कारण से डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन के कारण बॉन्डिंग, बहुत ही इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो हैं वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि डेक्रोन फाइबर आपका काफ़ी मजबूत और लंबा थिन मॉलिक्यूल जो थिन थ्रेड है वो आपका मजबूत फाइबर के रूप में हमें मिलता है। नेक्स्ट लेते हैं हम पॉलीएमाइड। कई तरह के पॉलीएमाइड्स हम बना सकते हैं, जिसमें हम डाई अमीन्स को डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में कंडेंस करवाएंगे तो हमें पॉलीएमाइड मिलेगा। पॉलीएमाइड में एक इम्पोर्टेंट पॉलीमर है नायलॉन 66। नायलॉन 66 बनता है हेक्सामेथिलीन डाइअमीन एंड एडिपिक एसिड, इसके कंडेंसेशन से बनता है। फर्स्ट स्टेप में जब इन दोनों को रिएक्ट करवाया जाता है लगभग 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो एक सॉल्ट बनेगा और इसको 280 डिग्री तक हम गर्म करेंगे तो हमें नायलॉन 66 जो फाइबर है वो मिलेगा। नायलॉन 66 बहुत ही इम्पोर्टेंट फाइबर है, फैब्रिक के रूप में भी काम में आता है और इससे कई सारे मोल्डेड प्रोडक्ट्स भी बनाए जा सकते हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉलीमर है जो पॉलीएमाइड है, दैट इज नायलॉन 6। नायलॉन 6 फाइबर जो कैप्रोलेक्टम है, इसके पॉलीमराइजेशन से बनता है। फर्स्ट स्टेप में जब अपन इसको हाइड्रोलाइज करते हैं 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो हमें मिलेगा 6 अमीनो हेक्सेनोइक एसिड मिल गया। ये एक नए कैप्रोलेक्टम के मॉलिक्यूल पर जाकर अटैक करेगा और ये वापस से इसको ब्रेक डाउन किया यहाँ से और ये टाइमर बन गया। इस तरह से एन स्टेप्स रिपीटेड होंगी और हमें नायलॉन 6 फाइबर मिलेगा। नायलॉन 6 भी जो फाइबर इंडस्ट्री है उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट फाइबर है, मेजर इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट लेते हैं हम फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रुप है पॉलीमर्स का और इसको जनरली फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन कहते हैं। बेकेलाइट इसका एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है जो थर्मोसैटिंग पॉलीमर्स की कैटेगरी में आता है और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बनाने के और दूसरे जो स्विचेस हैं, प्लग्स हैं, वो बनाने के काम में आता है। इसके अंदर फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड दोनों कंडेंस होंगे। एसिडिक या बेसिक कोई भी कैटलिस्ट हम काम में ले सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में ये कंपाउंड बना, नेक्स्ट वापस ये एक फिनोल नए मॉलिक्यूल पर जाकर अटैक करेगा, ये कंपाउंड बनेगा और फिर और वापस से फॉर्मेल्डिहाइड और फिनोल के साथ में इसकी रिएक्शन होगी और एक क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर इस तरह से बन जाएगा। ये आपका, ये बेकेलाइट का है। ये हाईली क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर है और इतना रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बन जाता है इसका। इसको जब अपन गर्म करते हैं तो ये सॉफ्ट नहीं होता और बल्कि हार्ड हो जाता है और इसीलिए इसको अपन थर्मोसाइटिंग पॉलीमर्स की कैटेगरी में रखते हैं। नेक्स्ट लेते हैं हम यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। इसके अंदर फॉर्मेल्डिहाइड यूरिया के साथ रिएक्ट करेगा, मिथाइल यूरिया बना आपका। दूसरी तरफ भी ये फॉर्मेल्डिहाइड का मॉलिक्यूल आके कंडेंस हो गया, डाइमिथाइल यूरिया बना, फिर यूरिया के साथ इसकी रिएक्शन होगी और इस तरह से एन स्टेप रिपीटेड होंगी यूरिया के साथ, फिर फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, इस तरह से, और ये एक क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर बन गया आपका, दैट इज यूरिया
फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन जो होती है वो फिनोल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन से थोड़ी सुपीरियर होती है। एक तो ये कलरलेस है, और जो किचन वेयर्स होते हैं मेनली उनके, क्योंकि मोल्ड किया जा सकता है इसलिए इसको, तो किचन वेयर्स के मैन्युफैक्चर के लिए ये काम में आता है। मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलीमर है, मेलमैक के नाम से जानते हैं हम इसमें क्या किया जाता है, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड को पहले 200 डिग्री सेंटीग्रेड और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर यूरिया में कन्वर्ट करते हैं। यूरिया को 300 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जब अपन रखेंगे तो हमें मेलामाइन मिल जाएगा। ये मेलामाइन का स्ट्रक्चर है। मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड के साथ में कंडेंस होगा और ये पॉलीमर बनेगा इस तरह से। फॉर्मल्डिहाइड के साथ में इसकी रिएक्शन होगी फर्स्ट स्टेप में, और ये आगे से आगे रिएक्शन चलती जाएगी, इस तरह का मेलमैक स्ट्रक्चर बनेगा। ये पॉलीमर भी किचन वेयर बनाने के काम में आता है और पॉलीमर इंडस्ट्री में बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉलीमर है। नेक्स्ट लेते हैं हम एपॉक्सी रेजिन्स। इसके अंदर एथिलीन ऑक्साइड जो है एक इम्पॉर्टेंट स्टार्टिंग मटेरियल है, और ये एडिशन पॉलीमराइजेशन का एग्जाम्पल है जिसके अंदर एथिलीन ऑक्साइड पॉलीमराइज होता जाता है एथिलीन ग्लाइकोल या वाटर की प्रेजेंस में, और ये रिएक्शन जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड से कैटेलाइज होती है। किस तरह से ये देखते हैं, यहाँ आप देख रहे हैं एथिलीन ग्लाइकोल फर्स्ट स्टेप में सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करके ये सोडियम सॉल्ट बन गया इसका। यहाँ से जो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है ये इस CH2 पे आकर अटैक करेगा, ये बॉन्ड पेयर यहाँ शिफ्ट हो गया, इस तरह से रिएक्शन हुई है। यहाँ पे OCH2ONA, यहाँ पर OCH2ONA आ गया। फिर वापस से इसकी n स्टेप्स रिपीट होंगी और हमें इसका पॉलीमर मिल जाएगा। लास्ट में वाटर के साथ इसकी रिएक्शन हुई और ये एपॉक्सी रेजिन हमें मिल गया। यहाँ पर ये पॉलीमर जो है वो वाटर सॉल्युबल है, और इसलिए इनकी एप्लीकेशंस जो है वो कॉस्मेटिक्स में, फार्मास्यूटिकल्स में, लुब्रिकेंट्स के रूप में है। नेक्स्ट लेते हैं हम पॉलीयूरिथेन्स। यूरिथेन जो बनता है वो अल्कोहल और आइसोसाइनेट की रिएक्शन से बनता है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि कार्बोनिक एसिड का एस्टर है ये यूरिथेन। डाई आइसोसाइनेट्स की रिएक्शन जब हम डाई हाइड्रोक्सी अल्कोहल्स के साथ में करवाएंगे तो हमें इम्पोर्टेंट पॉलीयूरिथेन्स मिलते हैं। इस तरह से पॉलीमराइजेशन हो जाएगा। मेन जो एप्लीकेशन है पॉलीयूरिथेन्स की वो फ्लेक्सिबल फोम्स की है। फर्नीचर में जो फोम बैग्ड फैब्रिक्स होते हैं, कार की सीटें हैं, कुछ आइसोसाइनेट ग्रुप हैं वाटर से रिएक्ट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे और उसको वही एक फॉर्मिंग एजेंट के रूप में काम में आता है। नेक्स्ट हम लेते हैं रबर। रबर दो तरह के, नेचुरल एंड सिंथेटिक रबर्स। सबसे पहले हम नेचुरल रबर की बात करते हैं। नेचुरल रबर जो होता है, जो रबर ट्री है उसके लेटेक्स से हमें मिलता है, और रबर आपका पॉली आइसोप्रीन है जिसमें कि आइसोप्रीन यूनिट्स सिस 1,4 पोजीशन पर जुड़ी होती है। यहाँ देखिए ये एक आइसोप्रीन है 1 पोजीशन, इसका 4th ये कार्बन है 1,4 पोजीशन और 6 पोजीशन पर ये जुड़े होते हैं। यहाँ जो नेचुरल रबर है ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, क्योंकि जब अपन इसको मॉडरेट टेम्परेचर देते हैं तो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है और तुरंत ये एक ब्रिटल सब्सटेंस में जो क्विकली टूट जाता है उसमें हार्ड सब्सटेंस में चेंज हो जाता है। और 1839 में चार्ल्स गुडियर ने ये डिस्कवर किया कि जब रबर को हम सल्फर के साथ में गर्म करते हैं तो जो हमें मटेरियल मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है फाइनली, उसकी इलास्टिसिटी भी इम्प्रूव हो जाती है और उसकी टफनेस भी बढ़ जाती है और हीट रेजिस्टेंट भी बढ़ जाता है। इस प्रोसेस को वल्कनाइजेशन प्रोसेस कहा गया। वल्कनाइजेशन के लिए वल्कनाइजेशन एसिलेटर काम में लेते हैं, जैसे ये है 2-मर्केप्टोथायोजोल या फिर आपका 2,2-डाइथायो बिस बेंजोथायोजोल। ये दोनों में से कोई भी हम एज ए वल्कनाइजेशन एसिलरेटर के रूप में काम में ले सकते हैं। वल्कनाइजेशन में जो ये कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं इसमें सल्फर से इसका क्रॉस लिंकिंग हो जाएगा और ये मैकेनिकली थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रबर हमें मिलेगा वल्कनाइजेशन से। अब हम लेते हैं सिंथेटिक रबर। सिंथेटिक रबर सबसे पहले जर्मनी ने डेवलप किया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। इसमें इसको मेथिल रबर नाम दिया गया था और पिनाकोल से इसको तैयार किया गया था। पिनाकोल को जब आप
गर्म करेंगे, 2 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल गए, ये कंपाउंड बना, और इसको आप गर्म करके और पॉलीमराइज करेंगे तो ये सिंथेटिक रबर बना। इसको हम मेथिल रबर कहते हैं। इसके बाद कई कंपाउंड्स डिस्कवर किए गए जो रबर के सब्स्टिट्यूट के रूप में काम में लिए गए। सबसे पहले लेते हैं कैटेगरी में हम ब्यूना रबर। ब्यूना रबर की जो होता है, इसमें ब्यूटाडाइन सोडियम के इन्फ्लुएंस में आकर के और पॉलीमराइज होता है, और उसको हम रबर के रूप में काम में ले सकते हैं। इन सारे रबर्स को हम ब्यूना कैटेगरी में रखते हैं। ब्यूना एन के अंदर ब्यूटाडाइन प्लस विनाइल साइनाइड, इन दोनों को हम पॉलीमराइज कराएंगे, एक कोपॉलीमर बनेगा, ये ब्यूना एन है। नेक्स्ट लेते हैं ब्यूना एस। जो ब्यूना एस है, ये ब्यूटाडीन और स्टाइरिन दोनों का कोपॉलीमर है। ये इस तरह से पॉलीमराइज हो जाएंगे और ब्यूना एस बनाएंगे। ब्यूना एस जो है, ये ज़्यादातर जो टायर वगैरह होते हैं इनके मटेरियल के लिए यही काम में आता है। नेक्स्ट लेते हैं हम ब्यूटिल रबर। इसके ये एक कोपॉलीमर है आइसोब्यूटीन, और बहुत थोड़ी मात्रा में आइसोप्रीन देंगे, लुइस एसिड की प्रेजेंस में उसका कोपॉलीमराइजेशन करवाया जाता है, और उसको हम ब्यूटिल रबर कहते हैं। किस तरह से रिएक्शंस होती है ये देखते हैं हम। फर्स्ट स्टेप में जैसे लुइस एसिड हमने BF3 लिया है, इसकी वाटर के साथ रिएक्शन हुई, ये 2 स्पीशीज बनी। यहाँ पर प्रोटॉन जो हमारा आइसोब्यूटिलीन है उस पर आकर अटैक करेगा, टर्शी कार्बोकेटायन बन गया। ये कार्बोकेटायन दूसरे मॉलिक्यूल पर जाकर अटैक करेगा आइसोब्यूटीन पे, और इस तरह से रिएक्शन आगे प्रोपेगेट होती रहेगी। ये कार्बोकेटायन वापस दूसरे आइसोब्यूटीन मॉलिक्यूल पर आकर अटैक करेगा, और इस तरह से रिएक्शन आगे बढ़ता जाएगा। जो चेन का टर्मिनेशन है, टर्मिनेशन में ये जैसे यहाँ पर मान लीजिए हमारा जो फर्स्ट स्टेप में BF3OH- था, ये वापस एक प्रोटॉन ले लेगा, और इस तरह से रिएक्शन टर्मिनेट हो जाएगी और हमें ब्यूटिल रबर मिल जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं हम नियोप्रीन। नियोप्रीन क्लोरोप्रीन के पॉलीमराइजेशन से बनता है, और क्लोरोप्रीन को इस तरह से बना सकते हैं कि जब हम एसिटिलीन को Q+ क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड से पास करते हैं, ये कंपाउंड बनेगा, इसका हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करवाएंगे तो हमें क्लोरोप्रीन मिल जाएगा। क्लोरोप्रीन के पॉलीमराइजेशन से ये नियोप्रीन तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं थायोकोट। थायोकोट जो है ये एथिलीन पॉलीसल्फाइड का पॉलीमर है, और इसको हम बनाते हैं एथिलीन क्लोराइड और सोडियम पॉलीसल्फाइड इनके साथ में लेके रिएक्शन करवाएंगे। ये हमारा पॉलीमराइजेशन हो गया, कंपाउंड बन जाएगा ये। थायोकोट जो होता है ये सॉल्वेंट और लुब्रिकेटिंग ऑयल के प्रति रेजिस्टेंट होता है, इसलिए जो कंटेनर्स जो होते हैं जिनके अंदर ऑयल और लुब्रिकेटिंग सब्सटेंसेस रखेंगे, सॉल्वेंट रखेंगे, उनको प्रोड्यूस करने के लिए थायोकोट सबसे सुपीरियर कंपाउंड है। इट्स ऑल अबाउट पॉलीमर्स। नेक्स्ट टर्न पर हम सिंथेटिक डाइज के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।